एकनाथ, डीजल, अरे डीजल का भाव घट गया तो क्या है? हाँ नहीं नहीं, हम टेम्पो का भाड़ा कम नहीं करेंगे, तू बोल दे सबको। हामी बोलती है, पैसे का इंतजाम हुआ? देखो अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। 10 लाख, 10 लाख से एक पैसा भी कम नहीं चाहिए। लो आपकी सगाई का गिफ्ट, नवी कोरी बुलेट। बेटा इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? उमेश यादव की बहन की शादी है। इस जिले का सबसे बड़ा किसान हूं मैं, सिर्फ मेरी बहन खुश रहनी चाहिए और ये जिम्मेदारी तेरी है। एक्सक्यूज मी। हेलो, बधाई हो अक्षय सेठ। हाँ हाँ, अब तो आपको अक्षय सेठ ही कहना पड़ेगा। बड़े घर के दामाद बन रहे हो। मेरे पैसों का बंदोबस्त किया? अगर नहीं किया ना तो देख लेना, सेठ से भिखारी बनाने में 2 मिनट लगेंगे। तेरा साला है ना उमेश, उसे बस तेरे और मेरे बारे में बताऊंगी, तब तो वो तुझे जमीन में जिंदा गाड़ देगा। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? वो तेरा प्रॉब्लम है, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए और अगर तूने नहीं दिया ना तो क्या हुआ? कुछ नहीं। सब ठीक है ना? सागरिका, अंधेरे में क्यों बैठी है? क्या हुआ? कुछ परेशानी है? कोई अगर 2 मिनट के लिए शांत बैठे ना आई तो आपको ऐसे लगता है वो परेशान है। ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा खेत से नहीं आया अभी तक? चलो हम लोग खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। कितनी अच्छी शॉपिंग हुई ना अक्षय। अक्षय ये वाली टी शर्ट तुम मुझे अभी पहन के दिखाओ। कौन सी? ये वाली। अरे वाह अक्षय, तुम्हारी शादी तय हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। श्वेता, तुम ये सब लेके अंदर जाओ और आई को कहना कि चाय बनाए, मैं अभी आता हूँ। सागरिका, वो क्या है कि आई बाबा ने जिद करके ये शादी तय की है। जब मेरे साथ मजे मार रहा था तो आई बाबा को पूछा था क्या? अब ये मत समझना, आज मैंने उसके सामने तेरे और मेरे बारे में बात नहीं की, इसका मतलब कल भी नहीं करूंगी। इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं है तेरी। पैसों का इंतजाम किया? कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? अपने करोड़पति ससुराल वालों से मांग ले। पागल हो गया क्या तू? मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकता। अगर तू नहीं मांगेगा ना तो मैं मांग लूंगी। तेरा वो जो साला है उमेश जाधव, वो आधा नहीं पूरा पागल है। हाँ, मुझे अगर पैसा नहीं मिला तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अब आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ तू रहेगा। बीस साल की सीधी सादी दिखने वाली सागरिका एक गरीब किसान की इकलौती बेटी थी, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक ब्लैकमेलर भी हो सकती है। लेकिन ब्लैकमेलिंग उसकी जरूरत है, मजबूरी है या फिर शौक। उसे शायद ये एहसास भी नहीं था कि वो एक संगीन जुर्म कर रही थी और ये जुर्म उसे किस दिशा में लेकर जाएगा
वो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि किसी भी गुनाह के परिणाम अपराधी की उम्मीद से कोसों दूर होते हैं। आले, हाँ आई। क्या हुआ दादा, इतने जोर से दरवाजा? आई किधर है? बाबा किधर है? आई मंदिर में गई है, भजन है ना, और बाबा पंचायत में। क्या हुआ भाऊ? अच्छा हुआ वो घर पर नहीं है, मुझे तुझसे अकेले में बात करनी थी। तेरा उस अक्षय घोलप के साथ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है तेरा उसके साथ? मुझे सच सुनना है, सिर्फ सच। वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन कुछ महीने पहले एक मिनट, सागरिका, आई लव यू। अरे कुछ जवाब तो दो। अरे लोग मुझे चिढ़ाने लगे। 24 घंटे मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। हाँ। मर जाऊंगा यार मैं तेरे बिना। तू अगर मुझे नहीं मिलना। अक्षय, ये क्या बात कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। देखो, तुम्हारे लिए ये सब मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। देखो, हम लोग गरीब हैं, इन सब में नहीं पढ़ना चाहते। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा मत करो प्लीज। एक बात पूछूं, क्या अक्षय तुझे सचमुच बुरा लगता है? सुकन्या, बात उसके अच्छे बुरे की है ही नहीं, लेकिन मेरे घर पर अगर भनक भी लगी ना तो पता नहीं क्या होगा। डरपोक कहीं की, पिक्चरों में नहीं देखा? अरे प्यार में ऐसा ही होता है, और जो आसानी से मिले उसका मजा क्या। और हाँ, उससे पूछ लेना, वो शादी करेगा ना? शादी कल कर ले। कुछ तो बोलो, बोल दो अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हो तो। तुम्हें मैं पसंद हूं ना? मैं चाहते हुए भी खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई, और प्यार के बहाव में दोनों ने अपनी सारी हदें पार कर दी। सुनो ना अक्षय, हाँ? वो हम शादी कब करेंगे? क्योंकि मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती घर पे। बस कुछ और दिन, जिस दिन आई बाबा अच्छे मूड में होंगे ना, उस दिन मैं हमारी शादी की बात करूंगा। लेकिन बाद में पता नहीं, मुझे बहुत डर लगने लगा, और कुछ ही दिनों में मेरा ये डर सच में बदल गया। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? लेकिन कैसे? कैसे मतलब? अक्षय, ये क्या बात कर रहे हो तुम? सागरिका, आराम से। तुम दोनों शांति से क्यों नहीं बात करते? तुम जाके एबॉर्शन करवा लो। करवा लो का क्या मतलब है? तुम नहीं आओगे मेरे साथ? नहीं, अरे मैं नहीं आऊंगा। अरे वहाँ कोई पहचान का मिल गया तो, और उसने घर पे बता दिया तो आई बाबा को धक्का बैठेगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो सबकी चिंता है सिवाय मेरे। अरे एक बार कहा ना, नहीं आऊंगा मतलब नहीं आऊंगा। मैंने सातारा जाकर अपना अबॉर्शन करवाया, वो नहीं आया मेरे साथ, सुकन्या आई थी। भाव में खरं सांगते, उसके बाद उसने मुझे अवॉइड करना शुरू किया। मैंने उसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी मुझे वो देखता था अपना रास्ता बदल देता था। फिर मुझे पता चला कि अगले 15 दिनों में उसकी शादी होने वाली है। वो उमेश जाधव है ना, उसकी बहन से। जब कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। देखो, अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। 10 लाख रुपए मांगे उससे, किसी लालच से नहीं। मैं तो बस उसे तड़पते देखना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी उससे। छमाइला, अभी जाके उस अक्षय की खोपड़ी फोड़ता हूं। समझता क्या है वो अपने आप को? अभी भी तुझे उसकी चिंता हो रही है? घर की इज्जत बाहर उछल कर आई है, शर्म नहीं आती तुझे? एक काम कर, मैं जैसे बोलता हूं वैसे कर। अभी के अभी उसे फोन कर, और कल कैसे भी करके उसे पनाड़ा के जंगल में बुला।
मैंने तुझे फोन ये बताने के लिए किया है, कल कुछ भी करके पन्हाड़ा पहुंचना। क्यों? शांति से जीना चाहता है, शादी करना चाहता है तो आ जाना, नहीं तो मैं उमेश जाधव के पास चली जाऊंगी। और इसका मतलब समझता है ना तू? टाइम पे पहुंचना, मैं वही तेरा इंतजार करूंगी। आ रहा है वो। अब देख मैं क्या करता हूँ उसके साथ। इंसान की शक्ल में हैवान हमारे चारों तरफ घूमते हैं और सागरिका भी अक्षय के भीतर छुपे इरादों को पहचान नहीं पाई। सागरिका को अपना बदला लेने का यही तरीका समझ में आया और जब उसने माधव के साथ अपना दुख शेयर किया तो माधव ने भी उसे अहम खिलाड़ी बना दिया। गलती के जिस रास्ते पर सागरिका थी, माधव ने उसे और पुख्ता करने की ठान ली और यह रास्ता उस तरफ गया जहां सबके इंतजार में सिर्फ बर्बादी खड़ी थी। यहीं पे हम लोग मिलते थे। देख, उससे प्यार से बात कर लेना, अगर मानता है तो ठीक है, नहीं तो आज ही तेरी यहाँ किसी मंदिर में शादी करवा देंगे भाऊ, और उसके फोटो उमेश जाधव को भेज देंगे। तेरे को जो बदला लेना है वो जिंदगी भर लेती रहना। हम लोग अभी जाकर शादी का सामान लेकर ही आते हैं। हम लोग 10 मिनट में आते हैं, तू जा। चला रे। हाँ बोल, क्या हुआ? भाऊ अभी तक आया नहीं वो। तू उसको फोन करती रहना। देख, कैसे भी करके उसको आज वहां पर बुलाना ही है। अगर हमारे आने से पहले वो वहां पर आ जाए ना तो उसको बातों में उलझा कर रखना। हाँ हाँ, मैं फोन रखता हूँ, हम पहुंच रहे वहां पर। ये देखो अक्षय, ये हमारे मेहमानों की लिस्ट। दादा के इतने सारे दोस्त हैं कि 1000-1500 तो आ ही जाएंगे। और तुम्हारे ये क्या, सिर्फ 300 लोग आएंगे? नहीं, वो क्या है कि हमारे पास अभी एक मिनट ना। हेलो, किधर है तू? आया क्यों नहीं अभी तक? हाँ हाँ, बस 10 मिनट में आता हूँ। ओ जाओ बप्पू, क्या हुआ? तू इतने टेंशन में क्यों लग रहा है? सुन, तेरा कुछ लोचा विचार नहीं है ना? अगर ऐसी वैसी बात मुझे पता चली ना तो शादी की हवन की जगह तेरी चीता जलेगी। और तू ये जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ। आई शपथ दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मग ठीक है। हेलो, हाँ सुन, कौन हो तुम लोग? तो काय को फोन कर दिया अक्षय भाऊ को? ये देख, तेरा नाटक बंद करने का, नहीं तो तेरे साथ जो भी होगा ना उसके लिए जिम्मेदार तू होगी। मुझे डराने के लिए भाड़े के टट्टू भेजा है उसने। लेकिन देखो, तुम लोग कौन हो मुझे पता नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहती। ये टायर को भी अभी पंक्चर होना था। हाँ, अरे चला, जल्दी जल्दी करो यार। कितना पैसा दिया उसने मुझे डराने के लिए? देखो, मैं डरने वाली नहीं हूं। अकेली लड़की देखकर धमका रहे हो, नामर्द कहीं के। नामर्द, आज तुझे मेरी मर्दान की दिखाता। अरे और कितना टाइम लगेगा? भाऊ झाला। सागरिका मिस कॉल। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? भाई हो गया। हो गया, चलो चलो बैठो जल्दी। सागरिका, सागरिका,
अगर मेरे बहन को कुछ हुआ ना तो अक्षय को जिंदा जला दूंगा मैं। सागरिका! सागरिका! भाई यहाँ से आवाज आ रही है। भाई मोबाइल यहाँ पे पड़ा है। सागरिका! सागरिका! काम हो गया। तुमने जितना कहा था उससे ज्यादा किया है। और अगर उसका फोन आया तो? जिंदगी में कभी नहीं करेगी। तुमको तो क्या, किसी और को भी फोन करने से डरेगी। माधव सागरिका अब तक घर में नहीं आई है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने उसकी सारी सहेलियों की फोन किया, वो कहीं पे भी नहीं है। माधव मुझे बहुत डर लग रहा है। माधव पता नहीं मेरी बेटी। घर पे किसी के साथ झगड़ा हुआ था उसका? नहीं साहब। तुम लोग जबरदस्ती शादी तो नहीं करवा रहे थे ना उसकी? नहीं, अब तक उस बारे में हमने सोचा भी नहीं है। तू भाई है ना रे उसका? जी। तेरे साथ कुछ अनबन हुई थी? तुम लोगों ने मारा वगैरह नहीं ना उसे? नहीं। हड़वी, फोटोग्राफ है उसका? हाँ साहब, ये लीजिए। ये फोटोग्राफ आजू बाजू के पुलिस स्टेशन में भेज दो। देखो कहीं से कुछ ट्रेस मिलता है क्या। सर, सागरिका की कॉल डिटेल्स। हमने छानबीन की है और उस सिलसिले में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। सागरिका कौन से कॉलेज में थी? MY के कॉलेज। किस किस से मिलती थी? कोई दोस्त? बचपन से खाली एक सहेली थी, सुकन्या। और अक्षय घोलप, उसके साथ क्या रिश्ता था? ये कौन है साहब? तुम्हें तो पता ही होगा ना, बहन थी तुम्हारी। उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उस दिन उसने सिर्फ तुम्हें और अक्षय को फोन किया था। कल ही पुलिस स्टेशन में हमें पता चल गया था कि तुम सब जानते हो। अब बोलते हो या बुलवाऊं? मुझे पता था साहब। उस दिन मैं जैसे बोलता हूँ वैसे कर। अभी के अभी उसे फोन कर और कल कैसे भी करके उसे पनाड़ा के जंगल में बुला। देख, उससे प्यार से बात कर लेना। अगर मानता है तो ठीक है, नहीं तो आज ही तेरी यहाँ किसी मंदिर में शादी करवा देंगे। सागरिका! सागरिका! सागरिका? सागरिका, कहाँ थी तू? क्या हुआ तुझे? उस अक्षय ने तुझे मारा है क्या? मैं उस अक्षय को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी गलती उसके सर पर मत डाल। सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे तेरी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। मुझे दूर रह, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। सागरिका, सागरिका रोक, मेरी बात तो सुन। सागरिका रोक, मेरी बात तो सुन। अरे इतना सब होने के बावजूद तूने हमको कुछ भी नहीं बताया। सागरिका कहाँ है? कहाँ है सागरिका? बता मेरे को। अगर उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं मालूम है। और तुमने उसे वैसी हालत में वहां से अकेले जाने दिया? साहब, वो मुझसे नाराज, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मुझे लगा उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो अपने आप घर वापस आ जाएगी। अच्छा, ये अक्षय घोलप कहाँ रहता है? अक्षय को बुलाइए, हमें उससे बात करनी है। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो कल पूरा दिन घर पर था। हाँ, हमारा बेटा बहुत शरीफ है और आप जिस लड़की के बारे में बोल रहे हो हम उसे जानते तक नहीं। आप नहीं जानते, पर ये जानता है। क्यों? बोल। कैसे जानता था उसको? क्यों गायब किया उसे? बोल। साहब, मेरा और उसका चक्कर था। फिर जब मेरी शादी पक्की हुई उसके बाद मैं उससे दूर हट गया था। ना ही उसे देखा, ना ही कभी उससे बात की। अच्छा, तो ये क्या है?
ये कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रोज तुम दोनों में बातचीत होती थी, वो भी 10-15 मिनट तक। और तू कहता है कि रिश्ते खत्म हो गए थे। हाँ, बोल। मेरे तरफ से खत्म हो गया था, पर उसको रिलेशन खत्म करने के लिए पैसे चाहिए थे। कीमत मांग रही थी साहब। आखिरी बार कब मिला था उससे? बोल। उसने मुझे पन्ना लेके जंगल में मिलने बुलाया था। तो तूने क्या किया? मैं नहीं गया साहब, मैं उसकी धमकियों से बहुत तंग आ चुका था। अच्छा, इसीलिए तुमने उसको गायब कर दिया? गायब कर दिया या मार डाला? नहीं साहब, नहीं। माधव का प्लान मुंह के बल गिरा और सागरिका एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गई। सब अपने आप को और अपनी झूठी इज्जत को बचाने में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सागरिका सबके लिए एक हाशिए पर चली गई है। जिसके साथ प्यार के नाम पर विश्वासघात हुआ, वो कहां है, किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता था। अक्षय ने सागरिका से उसके सारे सपने छीनकर उसे दुख और जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया था। पुलिस ने अक्षय से पूछताछ की क्योंकि अक्षय के पास सागरिका को गायब करने का मकसद था, लेकिन सबूतों के अभाव में पुलिस को अक्षय को छोड़ना पड़ा। चले, रोक, निकालिए, चल। हाँ, मेरी बहन किधर है? हाँ, क्या किया तूने उसके साथ? मैंने तो उसे देखा तक नहीं। देखा नहीं? तू ना पुलिस को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर चलो। ये करता। मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ, इसीलिए सिर्फ वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। अगर अगली बार कुछ गड़बड़ की तो सीधा अंदर डाल दूंगा। साहब, अगर इसने मेरे बहन के साथ कुछ गड़बड़ की होगी ना, तो मैं इसे जान से मार दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। मुझ पे हाथ उठाने से पहले अपने बहन से जाके बात कर, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती है। क्या बोलता है? चुपचाप खड़ा रहे। मारो साहब, मारो, जितना मारना है उतना मारो, पर मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मेरे बहन को एबॉर्शन करवाना पड़ा था, छोड़ूंगा नहीं मैं इससे। चुपचाप खड़ा रहे। ये अबॉर्शन की बात तुमसे किसने कही? मैंने सातारा जाकर अपना अबॉर्शन करवाया, वो नहीं आया मेरे साथ, सुकन्या आई थी। मैं उसके साथ खुद गई थी सातारा में डॉक्टर जोशी के क्लिनिक में। उसने मुझे बताया कि ये बच्चा अक्षय का है। अक्षय जानता था ये बात? हाँ साहब। सिवाय पुलिस के कोई भी सागरिका को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लग रहा था। और फिर कहानी ने जो मोड़ लिया वो कल्पना से भी परे था। सर, हो सकता है ये बॉडी सागरिका की हो, क्योंकि माधव ने कहा था वो इसी जंगल में आई थी। एक काम करो, माँ बाप को शिनाख्त के लिए बुलाओ। चेहरा तो बिगड़ गया है, देखो शायद घड़ी, अंगूठी और कपड़े से पहचान हो सकती है तो। यस सर। सर, कपड़ों, घड़ी और अंगूठी की वजह से सागरिका के माँ बाप ने बॉडी को पहचान लिया है और अब यह कंफर्म हुआ है कि वो बॉडी सागरिका की ही है। सर, सागरिका के खून से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था, वो भी 2 अलग अलग आदमियों ने किया था। उसकी बॉडी से और वारदात की जगह से 2 आदमियों के डीएनए सैंपल मिले। साहब, यही वो जगह है जहां वो अक्षय से मिलने वाली थी। लेकिन सर, सागरिका की बॉडी यहाँ से आधे किलोमीटर दूर मिली थी, फिर वो वहां कैसे पहुंची? इसका मतलब है शायद वो यहाँ से किसी के डर से भागी थी। लेकिन किसके डर से? तुम्हें उसका मोबाइल कहाँ मिला था? साहब, मोबाइल इधर मिला था। भाई, मोबाइल यहाँ पे पड़ा है। सर, वहाँ कुछ मिला है। सर, यहाँ पे झाड़ी में फंसा हुआ उसके दुपट्टे का कपड़ा। इसका मतलब वो भागते हुए यहाँ से गुजरी होगी। सर, यहाँ पर डीएनए ट्रेसेस मिले। मतलब यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती की गई। तुम आए थे तब तुम लोगों को कहाँ मिली थी वो थोड़ा आगे। साहब, वो मुझे आखिरी बार यहाँ मिली थी।
कहाँ थी तू? लेकिन उसकी डेड बॉडी तो यहाँ से दूर मिली थी। वो गई किस तरफ थी? जी इस तरफ। यहाँ पे उसे मारा गया था और माधव को वो जहाँ मिली थी वहाँ से इसकी दूरी तकरीबन 500 फीट है। इसका मतलब कोई और भी था जिसकी उस पर नजर थी। सर ये वो रेपिस्ट भी हो सकता है या कोई और भी। एक बात अपने भेजे में डाल ले, अगर तेरा दूर दूर तक इससे कुछ वास्ता हुआ ना तो तेरी खोपड़ी में दूनली से भर दूंगा। और ये जब तक अब साबित नहीं होता कि तेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, तब तक ये शादी तो आप भूल ही जाओ। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करती? मुझे फंसाया जा रहा है, मेरा कुछ भी वास्ता नहीं इससे। विश्वास करो, कम से कम तुम तो। अक्षय! ए अक्षय! डर के क्या बैठा अंदर? बाहर निकल! बाहर निकल ताकि मैं घुसूं अंदर। अक्षय बाहर आ! तुम रुको। बाहर आ अक्षय! बेटे को भेजो अपने। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे बेटे की वजह से मैंने अपनी बहन खो दी है और तुम उसके शादी के सपने देख रहे हो। मैं भी देखता हूं कैसे होती है उसकी शादी। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम लोगों को ना मैं छोड़ने ही नहीं वाला। हट जाओ भाई, हट जाओ। भाई छोड़ना भाई, भाई पुलिस का लफड़ा हो जाएगा भाई। देख ले अपने बेटे को, जितना देखना है उतना देख ले। जिस दिन वो घर से बाहर निकलेगा ना, वो गया ऊपर। भाई जान दे, ऊपर छोड़ गया। भाई, छोड़। हाँ। अगर हम शुरू से देखते हैं तो अक्षय के अलावा किसी के पास कोई मकसद नहीं था सागरिका को मारने का। हमें अक्षय को उठाना पड़ेगा। अक्षय! 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 क्या हुआ? अक्षय घर में है लेकिन दरवाजा ही नहीं खोल रहा। देखिए ना, ये कब से फोन ट्राई कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहा है। दरवी देखो। ये अक्षय का कमरा कौन सा है? ये रहा। अक्षय! 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 सर ये तो मर चुका है। अक्षय! इसके बाद निशाने पर थे माधव और उमेश। इन दोनों ने ही खुलेआम अक्षय को जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन जिस वक्त कत्ल हुआ, माधव अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर रहा था और उमेश अपने घर पर ही मौजूद था। और ना ही इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स कत्ल के हथियार पर मिले थे। अगर सारे सस्पेक्ट बेगुनाह थे तो फिर गुनहगार कौन था? यह केस सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा था। पुलिस की सारी मेहनत किसी अंधेरे में गुम हो रही थी और तभी श्वेता के बयान से पुलिस को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, बहुत जल्द शादी भी होने वाली थी। सब खुश थे, पर कुछ दिनों से अक्षय कुछ अजीब सा बिहेव करने लग गया था। अजीब अजीब से लोगों से छुप छुप के मिलने लग गया था, जिन्हें देख के मुझे कभी नहीं लगा कि वो उसके दोस्त हो सकते हैं। पर वो सब देख के मुझे ऐसे लगा कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। सर अक्षय के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन दो नंबर पर कई बार फोन किए गए और हर वक्त सागरिका के फोन के तुरंत बाद किए गए। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का सागरिका के मर्डर के साथ जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। एक काम करो, इन दोनों नंबर के डिटेल्स निकालो और उन्हें लेके आओ। चलो चले, उठ उठ, चल। सोपान रुक! सोपान भाग 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 भाग, जल्दी जल्दी। किधर भागेगा? इधर आ, चलो अंदर बैठ। साहब हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। वो अक्षय ने हमें धमकाने की सुपारी दी थी, हमने बस उतना ही किया साहब। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। हाँ, हमने उसके साथ जबरदस्ती की।
देखो मैं अक्षय को कभी फोन नहीं करूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं कभी फोन नहीं नामत का आता। अब दिखाता हूँ मेरी मर्दानगी तुझे। हमने उसको नहीं मारा साहब, सच बोल रहे हैं, हमने उसको नहीं मारा साहब। एक कहावत है, मार के बाद पुकार रह जाती है, और यही हो रहा था सागरिका के केस में। कोशिशें हजारों हुई, लेकिन अंजाम कुछ नहीं सिवाय सोपान और राजन पर रेप का मुकदमा चलने के। कोर्ट की 2-3 सुनवाइयों के बाद राजन और सोपान भी जमानत पर रिहा हो गए। सागरिका और अक्षय की हत्या की गुत्थी अब तक उलझी हुई थी, और तब लगभग 1 महीने बाद घटी एक घटना ने इस पूरे मामले को एक नया और चौंकाने वाला मोड़ दे दिया। हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। सर, राजन और सोपान मौत लगभग 5-6 घंटे पहले हुई है सर, और बॉडी के ऊपर सूखी घास भी डाली गई है। बॉडी के पास शराब की बोतल भी मिली है सर। किसी ने कुछ देखा है? नहीं सर, लेकिन ये किसान है जिसने सबसे पहले बॉडी को देखा। सूखी घास उठाने के लिए आया था। आपने पत्थर को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब। सर, पत्थर के ऊपर के भी फिंगरप्रिंट्स ले लिए। लगता है कोई गाड़ी गुजरी है यहाँ से। एक काम करो, ये टायर के निशान के फोटोग्राफ ले लो, और इस मिट्टी के सैंपल भी ले लो। सर, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। सर, इन रिपोर्ट से यह पता चलता है कि तीनों मर्डर किसी एक ही आदमी ने किए, क्योंकि पाए गए फिंगरप्रिंट्स किसी एक ही आदमी के। सर, कौन हो सकता है वो? माधव? नहीं सर, माधव के फिंगरप्रिंट्स इस रिपोर्ट से मैच नहीं करते। और जिस दिन डबल मर्डर हुआ उस दिन माधव का मोबाइल लोकेशन टेम्पो यूनियन के मोर्चे का ही था। हो सकता है खुद ना गया हो, किसी और को सुपारी दी हो। राजन और सोपान को मारने के लिए तूने किसको भेजा था? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, मैं तो मोर्चे में गया था उस दिन। तुम्हारे अलावा किसी के पास कोई मकसद नहीं था अक्षय और उन दोनों को मारने का। सच बता, तूने अक्षय को धमकी दी थी ना? वो तो मैंने गुस्से में दी थी साहब। माले, अंदर ले चल इसको, अंदर फटाफट बोलेगा ये। साहब, अरे मेरे बच्चे को तुम्हें काहे बोलत कैसे नहीं? रुको, तू तो मोर्चे में था ना परसों? तेरी गाड़ी के टायर पे ये कीचड़ कहां से आया? कहां गया था तू परसों गाड़ी लेके? मैं तो मोर्चे के गाड़ी के साथ गया था। परसों तो बाबा गाड़ी लेके गए थे। क्या लगा था तुम्हें अपने भोले भाले चेहरे के पीछे आसानी से छुप जाओगे और कोई पहचान नहीं पाएगा? कानून अपराध सूंघ लेता है, और अपराधी को भी। तेरे फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। बोल, क्यों किया ये सब? अपनी बेटी को मार दिया तूने? बोल! मैंने माधव और सागरिका की बातें सुनी थी। सतारा जाकर मैंने अपना अबॉर्शन करवाया। तब से मेरा उन दोनों पे ध्यान था। उन्होंने अक्षय को जंगल में मिलने के लिए बुलाया था, ये भी मैंने सुना था। अभी के अभी उसे फोन कर, और कल कैसे भी करके उसे पन्हाड़ा के जंगल में बुला। कल कुछ भी करके पन्हाड़ा पहुंचना। मैं भी उनके पीछे पीछे जंगल गया। यहीं पे हम लोग मिलते थे। मेरी बूढ़ी टांगों ने जवाब दे दिया था। मैं मेरी बेटी को नहीं बचा पाया। जब वो मिली तो तब तक सब कुछ बिखर चुका था। उसने अपना मुंह तो काला कर ही दिया था, उसके साथ हमारे इज्जत पर भी कालिक मल दी। फिर मैंने देखा माधव और उसके बीच झगड़ा चल रहा था। एक काम ठीक से नहीं कर सका तू? सागरिका, मेरी बात तो सुन। सागरिका, सागरिका रुक। जब वो वहां से निकली तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया। सागरिका,
बाबा मैं क्या करूंगी? बोलो ना कुछ तो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो ना। मैं क्या करूं? ये सारी तबाही शुरू हुई उस अक्षय की वजह से। फिर भला मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता था? उसे जीने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए मैंने उससे भी मार डाला। अब वो दोनों राक्षस बचे थे। मैंने उन दोनों को सुपारी के नाम पे वहां पे बुला लिया और बहुत शराब पिलाई। वाह सेठ वाह, एकदम धमाल। अभी तो और मजा आएगा। हमारे समाज की मानसिकता आज भी बदली नहीं है और जगन्नाथ उसका जीता जागता उदाहरण है। उसने अपनी ही बेटी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। वो बेटी जो प्यार के नाम पर धोखा खा चुकी थी और अपनी अस्मिता बचाए रखना चाहती थी, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसे इस मुश्किल वक्त में अपने बाप के कंधे का सहारा मिलना चाहिए था, उसी बाप ने अपने हाथों से उसे मार डाला, सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए। अगर जगन्नाथ में पुलिस की मदद भी होती तो सागरिका को न्याय भी मिलता और वो आज जिंदा भी होती। किसी भी इंसान को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। सागरिका अपनी सारी अधूरी इच्छाओं के साथ दूसरी दुनिया में जा चुकी है और जगन्नाथ सलाखों के पीछे, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उसे कानून ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बच्चों की गलती पर माता पिता का गुस्सा होना वाजिब है, लेकिन जरूरत है कि ऐसे वक्त में बच्चों से बातचीत की जाए, उन्हें समझने और समझाने की कोशिश की जाए। आप सबसे गुजारिश है कि गुस्से को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें और विवेक से काम लें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। भैया मेरा थोड़ा तीखा। भैया मुझे मीठा देना, बहुत ठीक है। अच्छा नहीं चल रहा देखा भैया टू मच। आज तो बहुत मजा आया, यू नो। देख कैसे घूर घूर के देख रहा है, लगता है तुझ पर लट्टू हो गया ये सट। चिंता मत कीजिए, कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आपका प्रशांत। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू? कपड़ों के साथ साथ गिफ्टिंग सर्विसेज भी स्टार्ट कर दिया क्या आप लोग ने? सॉरी मैडम, पर क्या हुआ? मेरे पैकेट में मेरा सामान नहीं है, एक गिफ्ट है, एक लव नोट के साथ। हाउ डेयर यू गाइस डू दिस? आपका शॉप बंद करा दूंगी मैं। आई रियली सॉरी मैम, गलती से एक्सचेंज हो गया होगा। अगर 5 मिनट में आप लोगों ने वापस फोन नहीं किया ना तो देख लेना। पता नहीं कब से मेरा पीछा कर रही है। तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। अब पुलिस कंप्लेन कराई इसकी? मुझे कोई कंप्लेन नहीं करानी, मैं ये शहर ही छोड़कर जाना चाहती हूँ। जब से आई हूँ तब से कुछ न कुछ
तू चुप कर यार। भैया आप राजमीरा पुलिस स्टेशन लेना। नहीं भैया, आप सीधा ही चलो, मुझे इस पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है यार। तू चुप कर यार। भैया आप लो इसकी मत सुनो। तू पागल है क्या? प्लीज स्टार्ट बिलीविंग इन सिस्टम। हमारी पुलिस बेस्ट है और ये कंप्लेन कराना बहुत जरूरी है प्राची। जयंती छोड़ना यार, वैसे भी कम लफड़े हैं क्या लाइफ में। भैया आप इसकी सुनो मत, आप बस चलो। तो आपका कोई पीछा कर रहा है, आपको स्टॉप कर रहा है, मगर क्यों? कोई बात, कोई वजह सोचिए। नहीं पता सर। किसी से कोई दुश्मनी, कोई धमकी? जी नहीं। तो किसी ने आपको प्रपोज किया हो या कोई शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश? ये कैसा सवाल है सर? देखिए, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन स्टॉकिंग आमतौर पर इन्हीं वजहों से होती है। देखिए, आदमी जो आपको फॉलो करता है, कि इसने आपके साथ कभी कोई असली हरकत की हो, कोई भद्दी सी बात कही हो? नहीं सर, वो बस हमेशा कोई ना कोई गाना गाता है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। सावन। हो सर। अब एक काम कीजिए, अगली बार जब ये आदमी आपको फॉलो करता है, अपने मोबाइल के कैमरे से उसकी फोटो ले लीजिए, और अगर वो फॉलो करता है तो हमारे पास उसकी फोटो होगी, जिससे उसे पकड़ने में आसानी होगी। और एक बात, हो सकता है कि वो आपको अकेली औरत समझकर परेशान कर रहा हो। अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रहने के लिए बुला लीजिए। अगर कोई मर्द है तो और अच्छी बात है। तो ऐसा तो कोई नहीं है, इन-लॉज बूढ़े हैं और मॉम डैड नहीं रहे, और कोई ऐसा कोई फ्रेंड भी नहीं है जो मेरे साथ आके रह पाए। प्राची तू टेंशन मत ले, मैं रह लूंगी तेरे साथ। थैंक यू जयंती, तू मेरे साथ यहाँ रहने आ गई। पागल है, जा जा। स्टॉकिंग यानी कि बुरी नीयत या गलत इरादे से किसी का पीछा करना, ईव टीजिंग, छेड़खानी, ये ऐसे अपराध हैं जिन्हें अधिकतर हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार इनका अंजाम बहुत खतरनाक हो जाता है। अक्सर ऐसे अपराधियों पर कोई सामाजिक दबाव नहीं होता कि अगर मुझे किसी ने ये गलत हरकत करते हुए देख लिया तो मेरी और मेरे परिवार की छवि खराब हो जाएगी। ये अपराधी इस बात पर यकीन करने लगते हैं कि अगर किसी लड़की या औरत के पीछे लगातार पड़े रहो तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। ये सोच, ये मानसिकता गलत है, चाहे हंसी मजाक में ही सही, पर जब हम किसी स्टॉकिंग करने वाले या छेड़खानी करने वाले अपराधी को रोड साइड रोमियो कहकर बुलाते हैं तो हम उस अपराध या अपराधी को कहीं ना कहीं ग्लैमराइज करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये हमारे किसी अपने के साथ भी हो सकता है। इसी विकृत मानसिकता का सहारा लेकर प्रशांत भोटक के प्राची पर दबाव डाल रहा था, लेकिन उसका मकसद क्या था ये अब तक साफ नहीं हो पाया था। देखा, ये सड़क छाप गुंडे ना लातों के भूत होते हैं। 2 गालियां क्या दी उसके बाद से दिखाई नहीं। हाँ, मैं बेकार में डर रही थी ना। कह रही थी देखो। देखो। हाँ, बहुत मिस करती है ना मुझे। कुछ दिन मेरी फोटो से काम चला लीजिए, तब तक आपके दोस्त का इंतजाम हो जाएगा। क्या हुआ? ये तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? देखा? इतनी हिम्मत इस कमीने की। प्राची, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ। जयंती तू चिल कर, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। क्या पता वो क्या करता। आप जानती है इसे? जी नहीं। कभी किसी के साथ देखा हो? नहीं। सावन, हो सर। इस फोटो की कॉपीज बना के आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दो, दिखते ही पकड़ने होगा। हो सर। प्राची जी, आप घर जा सकती हैं निश्चिंत होकर, अब इसे पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। जी थैंक यू। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, जयंती का फोन नहीं लग रहा है, वो कहाँ है? आंटी वो किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में थी, बैटरी डेड हो गई होगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, लेकिन वो तुम्हारे यहाँ पर ही है ना आजकल, जरा मेरी उससे बात करा देना। जी आंटी।
अरे तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, टंग 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 टंग। क्या है ना, मैं ना तेरे घर की खिड़की खुली थी, मेरे को लगा कोई चोर आके घर लूट लिया, तो इसलिए मैं आ गया हिफाजत करने, इस घर की और तेरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? Just get out of here! देखो, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना तुम। एक बात याद रखना, मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन तेरे को बांट नहीं सकता, किसी के साथ भी नहीं। तू तो सीरियस हो गई यार। डोंट वरी। ये क्या करने आया था? कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगाया? The number you are trying to call is currently switched off. अब हेलो, हाँ जयंती है तुम्हारे पास? जयंती तुम्हारे पास आई है क्या? ओके थैंक्स। हाँ ये तो नहीं करी। सर सर जयंती कहीं नहीं मिल रही है, ना ऑफिस में है ना घर पे। अरे कहीं बाहर गई हो? नहीं सर, ये उसी की चाल है। आज शाम को जब मैं घर गई तो वो मेरे घर के अंदर बैठा हुआ सर। उसने जरूर जयंती के साथ कुछ किया है, वरना वो अपनी माँ से तो बात करती। ये स्टॉकर आपके घर के अंदर था? जी। आपके घर से कोई सामान चोरी तो नहीं हुआ? नहीं सर, लेकिन आप प्लीज जयंती की मिसिंग कंप्लेंट तो फाइल कीजिए। देखिए हम ऐसे 24 घंटों के अंदर किसी की मिसिंग कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते। ठीक है सर, तो अब डॉक्टर की किडनैपिंग की तो फाइल कर सकते हैं ना? ठीक है, मगर कोई मैसेज या कॉल तो आने दीजिए। देखिए मैडम, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। आप आराम से घर जाइए और रिलैक्स कीजिए। हम जयंती को ढूंढ लेंगे और स्टॉकर को भी पकड़ लेंगे। मैं आपको 2 कांस्टेबल देता हूँ जो आपके घर को गार्ड करेंगे। सावन, मोरे। हो साहब। आप दोनों मैडम के साथ उनके घर जाकर उनके घर को गार्ड करो। हो साहब। चलिए। पुलिस ने 2 कांस्टेबल देकर प्राची को बाहरी सुरक्षा तो दे दी थी, लेकिन एकाएक अपनी ही सहेली का यूं लापता हो जाना कहीं ना कहीं उसे कमजोर बना रहा था। वो मन ही मन बस यही दुआ कर रही थी कि जयंती बिल्कुल ठीक हो। वैसे भी आजकल महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखकर वो अपने आप को कम ही सुरक्षित महसूस करती हैं। प्राची भी अपने मन में कई आशंकाएं लिए सुबह का इंतजार कर रही थी। जयंती, कहाँ थी तुम? और वहां से छूटी कैसे? छूटी कैसे मतलब? मतलब उसने तेरा किडनैप किया था ना? किडनैप? पागल है क्या? मेरा कोई किडनैप वगैरह नहीं हुआ था। मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं लोनावला चली गई थी यार। जयंती देख, अगर उसने तेरे साथ कुछ भी किया है तो अरे बाबा, मेरा कोई किडनैप वगैरह नहीं होता। क्या बेतुके सवाल कर रही है यार? हाँ बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं प्राची बोल रही हूँ। वो जयंती वापस आ गई है। क्या? आपने तो कहा था कि उनका अपहरण हुआ है। I'm sorry, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। कोई बात नहीं, वैसे हमने कल रात को ही बोरटके को पकड़ लिया। जी थैंक यू। नो प्रॉब्लम।
हेलो। हेलो मेरी मैना, तुझे क्या लगा था मुझे ससुराल भेज के खुद मैके में सुकून से सो लेगी तू? अरे जान बसती मेरी तुझ में, ऐसे थोड़ी ना पीछे छोड़ूंगा पगली। वैसे तो टेंशन मत ले, मैं भी उतना ही वफादार हूं जितना तेरा डेविल था। तेरा प्यार ही ऐसा है पगली कि इंसान तो क्या साला कुत्ता भी पागल हो जाए। बस एक काम करना, डेविल की तरह मुझे हमेशा के लिए सुलाना मत, कोशिश भी मत करना। ओके? आपने इसे छोड़ क्यों दिया? देखिए प्राची जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं और उसने अपने वकील को बुला लिया, तो मुझे उसे छोड़ना ही पड़ा। पता नहीं कैसे उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, यहाँ तक कि उसे डेविल के बारे में भी पता है। जयंती के अलावा बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में। डेविल? ये डेविल कौन है? मेरा पेट डॉग था, वो पागल हो गया तो मेरे हस्बैंड ने उसे इंजेक्शन दिलवाकर उसे सुला दी। देखिए प्राची जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई करीबी स्टॉकर के साथ मिला हुआ है, जो उसे आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो काफी कम लोग जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शहर में बहुत कम लोगों को जानती हूँ और मैं उन सब पे बहुत भरोसा करती हूँ। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मगर मैं फिर भी कहूँगा आप अपनी जान पहचान वालों पर नजर रखिए। जयंती, हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती हो। धोखा? क्या हुआ? तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही थी? किसके साथ? उस लफंगे स्टॉकर के साथ मार्केट में क्या कर रही थी तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं किसी के साथ नहीं थी, गलतफहमी हुई है तुम्हें। मेरा दिमाग खराब हुआ है, मुझे गलतफहमी हुई है, और तुम जो उसके साथ मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर रही हो। Shut up, प्राची, you've lost it completely। अपनी बेस्ट फ्रेंड पे कोई इस तरह शक करता है, तुम्हें दुनिया का हर आदमी वो स्टॉकर लगता है। Just get lost, निकल जाओ यहाँ से। You know what? You're right. No one can help you. रुकिए मैडम, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? घर। रुकिए आप 1 मिनट। हाँ बोल सावंत। राजेश सर, ये जयंती मैडम एकदम से अपने घर जा रहे हैं। क्यों? मालूम नहीं साहब, कुछ इनका झगड़ा वगड़ा हो लगता है। एक काम कर, तू उन्हें घर ड्रॉप करने जा और मोरे को बोल वहां से नहीं हिले, मैं भी वहां पहुंचता हूँ। हो साहिब, चलिए मैडम, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो कहते हैं ना, जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। प्राची का दामन भी इस सच से जल गया था। जयंती ने उसके विश्वास का सरे बाजार कत्ल किया था। लेकिन अगर जयंती वाकई सच कह रही थी कि वो स्टॉकर भोटके के साथ नहीं थी बल्कि किसी और के साथ थी, तो इसका मतलब यह था कि स्टॉकर के डर ने प्राची का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था और ऐसी सूरत में आने वाला हर पल उसके लिए मुसीबत ला सकता था। मोरे जी,
देखिए ना, सिर्फ हमारे घर की लाइट गई है क्या? ठीक है मैम, मैं चेक करता हूँ मीटर बॉक्स। आपका मीटर बॉक्स कहाँ पर है? बैकयार्ड में। क्या हुआ मैडम? वहाँ प्राची जी, मुझे लगता है कि आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर पे जाना चाहिए, और इस बारे में किसी को बताइएगा नहीं। हो सके तो कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी अवॉइड कीजिए। हाँ, इस नई जगह पे आके थोड़ा अच्छा लग रहा है, और फाइनली उससे पीछा भी छूटा। हाँ। कहते हैं कि खुशियां क्षणभंगुर होती हैं, एक पल हैं दूसरे पल नहीं। प्राची की जिंदगी में भी खुशी और डर की लुका छिपी चल रही थी। प्राची को लगा था कि उसे स्टॉकर से निजात मिल गई, पर न जाने वो कहां से एक बार फिर से सामने आ गया। इस झटके के लिए प्राची बिल्कुल तैयार नहीं थी, वो पूरी तरह से हिल गई थी। अरे मैडम, आप क्या हुआ? क्या नहीं हुआ, वो वहां भी पहुंच गया। वहां कैसे? यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो वहां पहुंचा कैसे? एड्रेस तो आपके पास ही था ना, और किसी के पास नहीं था वो एड्रेस। तो वो वहां कैसे आया? मैंने रास्ते में टैक्सी तक बदली थी। कैसे पहुंचा वो वहां पे? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, वो स्टॉकर वहां पहुंचा कैसे? मैडम, आप शांत हो जाइए। आप पहले बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। देखिए, मुझे कैसे पता होगा? आप सब जानते हैं, क्योंकि एड्रेस उसको आप ही ने दिया है। देखिए, इस तरह मुझ पे ब्लेम करना गलत होगा। मैं भी नहीं जानता कि हुआ कैसे। देखिए, आप शांत हो जाइए। सावन, मैडम साठी चांद वैसे आप ये सिंगना ना खाइए। आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक विक्टिम की लाइफ का इतना मजाक बना रहे हो आप लोग। कितने पैसे दिए उस टोकर ने आपको? ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ए राजे, क्या चल रहा है? अरे ये केस तेरे से हैंडल नहीं होगा रे। अब ये केस मुझे ही देखना पड़ेगा।
नमस्कार। प्रशांत भोरटके, सीनियर इंस्पेक्टर, आपकी सेवा में हाजिर है। कहिए, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? प्राची का शक सही निकला। पुलिस भोरटके की सिर्फ मदद ही नहीं कर रही थी, बल्कि उसके लिए रास्ता भी साफ कर रही थी। लेकिन क्यों? क्या स्टॉकर भोरटके एक पुलिस इंस्पेक्टर था इसलिए, या फिर वजह कुछ और ही थी? क्या भोरटके प्राची की सुंदरता पर मोहित हो गया था, या उसे अकेला देख वो उसे डराकर उससे पैसे ऐंठना चाहता था, या फिर प्राची के अतीत का कोई सिरा जुड़ा था भोरटके से? सर, हमारी बहू प्राची हमसे झूठ बोल रही है। उसने कहा कि मेरा बेटा अमेरिका गया और वहीं दूसरी औरत के साथ बस गया, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता सर। अब तो उसने नौकरी भी पकड़ ली। शादी के पहले कहती थी नौकरी नहीं करेगी, सिर्फ आनंद को संभालेगी। अब तो हमसे रिश्ता भी तोड़ दिया उसने। अब अगर आपके बेटे ने आपकी बहू प्राची को छोड़ दिया है तो अब जीवन यापन के लिए उसे काम तो करना ही पड़ेगा ना। एसीपी साहब, आप समझ नहीं रहे। जरूर उसने मेरे बेटे के साथ कुछ किया, नहीं तो मेरा बेटा एक फोन तो करता। इतने दिनों से उसने एक कॉल भी नहीं किया है। साहब, जब से मेरे बेटे ने नौकरी पकड़ी है वो हर महीना हमें पैसे भेजता था। अब तो पैसे भेजना भी बंद कर दिया उसने। सर, मेरे बेटे के साथ वाकई में कुछ हो गया है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। देखिए, आप हाथ मत जोड़िए। आपको एसीपी खान ने दिल्ली से भेजा है और आप लोगों ने कंप्लेंट भी लिखवा दी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कुछ पता चलता आप लोग को बता देंगे। अभी आप लोग जाइए। भोरटके सर, ये आनंद कपूर और प्राची कपूर की डिटेल निकालो। पता तो चले आखिर माजरा क्या है। सर, जी, 14 जून को आनंद ग्रेट एयरवेज की फ्लाइट से सैन फ्रांसिस्को चले गए। 9 बजे की सुमेरु कैब से गए थे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने 2 बार उनसे फोन पर बात हुई थी और फ्लाइट बोर्ड करते वक्त भी उन्होंने मैसेज किया था। ये देखिए। फिर उनसे 1-2 बार हाइप पर बात हुई थी। श्रवण, ये आनंद कपूरची फ्लाइट एंड कॉल डिटेल्स कार्ड आणि यांचा नंबरचा पण। जी आगे। जी, फिर एक दिन जब मैं उनसे हाइप पर बात कर रही थी तो मैंने देखा कि उनके होटल रूम में एक फॉरेनर लड़की उनके साथ थी। जब मैंने उनसे पूछा कि वो कौन है तो उन्होंने कहा कि वो वहां उन्हीं के साथ रहती है। इस बात पर हमारी बहुत लड़ाई हुई। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, फ्रेंड्स बुक वगैरह सबसे ब्लॉक कर दिया। पर आपने अपने इन-लॉ से रिश्ता क्यों तोड़ा? मैंने उनसे रिश्ता नहीं तोड़ा, बस थोड़ी सी दूरी बना ली। ज्यादा फोन वगैरह पे बात नहीं होती। वही तो। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा ही सही है और मैं गलत हूं, कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कि मैं उनके बेटे को बदनाम करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको तो पता ही है ना हमारा समाज कैसा है। गलती चाहे आदमी की ही हो, उंगली हमेशा औरत पर ही उठती है, हमेशा औरत ही झेलती है। मैं भी बस झेल ही रही हूँ, पर बस अब और नहीं सुना जाता। सर, इस आनंद कपूर के फ्लाइट डिटेल्स और डिपार्चर्स के मुताबिक उस दिन वो विदेश तो क्या, डोमेस्टिक फ्लाइट में भी नहीं चढ़ा था। लेकिन उसके फोन डेटा रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो एयरपोर्ट जरूर गया था। उसने अपने फोन से सुबेरो की कैब भी बुक की थी और अपने क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट भी की थी। सर, उसने एयरपोर्ट से अपनी बीवी प्राची को फोन भी किया था और उसके बाद उसने अपने फोन को स्विच ऑफ किया, जो अब तक बंद है। राजे, उसने अमेरिका से कॉल भी किया था ना? यस सर। उसके कोई डिटेल्स? सर, तो इंटरनेट कॉल होता, आईपी एड्रेस नहीं ट्रेस झाला। ऐसा है का? राजे, ये प्राची का हस्बैंड उसके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा? आनंद की कोई इन्फॉर्मेशन? जी सर, आनंद जिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड के 3 डायरेक्टर्स में से है। करीब 2 से 3 साल पहले उन्होंने कंपनी शुरू की। अक्सर अब्रॉड जाते रहते हैं काम के सिलसिले में। हाँ बोल। सर, आनंद कपूर का सेलफोन लोकेशन अमृतसर में एक्टिव हुआ है 2 मिनट पहले। अमृतसर में? जी, गोल्डन टेम्पल के आसपास, पर एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है। ओके, ठीक है। राजे, आनंद का नंबर सर्विलेंस में डाल।
और उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल। सर, क्या प्राची का पति आनंद वाकई में उसे धोखा दे रहा था? क्या वो वाकई अमेरिका चला गया था या फिर इंडिया में ही कहीं छुपा हुआ था? अगर इंडिया में था तो कहीं किसी षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो गया था, या फिर खुद किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगा हुआ था? सच क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तक आते आते एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि प्राची को अकेली औरत समझकर भोटा के उसके पीछे पड़ गया था। लेकिन उसका मकसद क्या था, इसका एहसास अब तक किसी को नहीं था। जब आप पंजाब में रहते थे तब आनंद रेगुलरली गोल्डन टेम्पल जाया करता था। सर, आनंद भाई बहुत अच्छे आदमी है, मिलनसार भी है। ऐसा हो ही नहीं सकता वो अपनी पत्नी को धोखा दे सके। सर, आनंद हमारा पार्टनर है, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसे गायब नहीं हो सकता। सर, आनंद ने फ्लाइट में बैठकर हमें मैसेज भी किया था। वो एक फोन कंपनी से मीटिंग के लिए जा रहा था। हमारा सारा बिजनेस वही लाता है। जी सर, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स मेल कर देता हूँ। आनंद सर नए डील्स के लिए पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। उस दिन जाने के बाद भी किए थे। नहीं साहब, हमारे साहब का लफड़ा किसी के साथ नहीं था। ठीक है, तू जा। राजे, ये आनंद का कैरेक्टर मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। मतलब जाने के बाद भी इसने बैंक से पैसे निकाले। तो उसका एक बार बैंक डिटेल चेक करते हैं। सर, बोल जावेद। सर, प्राची 3 बजे एलसीसी कंपनी के अंदर घुसी थी। 3 से 4 घंटे हो गए हैं। ऑफिस में छुट्टी हो गई है, लगभग सारे स्टाफ जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अंदर ही है सर। ठीक है, तू वहीं पे रुक, हम पहुंचते हैं। तू हिलना मत वहां से। तलाशी लेनी है, चल। मॉनिटर रूम कहाँ है? सर, वो ऊपर है। राजे, तुम लोग जावेद के साथ जाओ और पूरी बिल्डिंग में छान मारो उसे। ठीक है सर। बैठे। 3 बजे के बाद की फुटेज दिखाओ। पॉज कर। तो थोड़ा पीछे। ओके। प्राची बिल्डिंग में इंटर हुई। बाथरूम में गई। सर, ये तो बाथरूम से निकली ही नहीं है। सर, बाथरूम में से कुछ हो तो नहीं गया? चेक कर ले। इसको बाथरूम का है। सर, नीचे चलो। सर, वॉशरूम इधर है। सर, कुछ मिला? सर, ये गायब कहाँ हो गई? खिड़की के बाद तो ग्रिल है और बाहर जाने का रास्ता सिर्फ दरवाजा है। राजे, आई थिंक हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। एक काम करते बाद फिर से फुटेज चेक करते हैं। एक बार फिर से रिवाइंड कर। पॉज कर। ये औरत बाथरूम में एंटर कब हुई थी? ओहो, यहाँ तो शराफत में भी मिलावट है राजे। राजी कपूर की जितना शरीफ हम लोग समझ रहे हैं ना, उतनी वो है नहीं। थैंक्स मैन, लेट्स गो। राजे, प्राची पहले ऑफिस जाती है, फिर सीधा बाथरूम, और वहां से कपड़े चेंज करके घूंघट में बाहर निकलती है ताकि उसे कोई पहचान न पाए। ये ऐसा क्यों करती है? और कहाँ जाती होगी? कहीं वो अपने पति से तो मिलने नहीं जाती? हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राची इस गेम में अपने हस्बैंड के साथ शामिल है? पॉसिबल है सर, लेकिन सर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। वही तो प्रॉब्लम है राजे कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इसके बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड्स, हर एक मूवमेंट एकदम क्लीन है, और कोर्ट प्रूफ मांगता है। यस सर।
और इस प्राची का तो कोई बॉयफ्रेंड का भी चक्कर नहीं। और जब से इसका पति गायब हुआ है तो शहर के बाहर भी नहीं गई। बट राजे, हम लोग हराना जानते हैं, हारना नहीं। बुजुर्गों की एक कहावत है कि चिड़िया कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना भर ले, पर दाना चुगने वो नीचे उतरती है और हम इसे अपने जाल में फंसा के रहेंगे। राजे, मेरे पास एक प्लान है, बस जरूरत है तो एसपी साहब की परमिशन की। सर। हाँ बोलो समीर, इतना अर्जेंट क्या था जो तुमने मुझे यहाँ रोक के रखा है? सर, आपसे एक परमिशन चाहिए थी। किस बात की? सर, प्राची कपूर इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन क्यों? सर, मुझे लगता है ये औरत अपने हस्बैंड के साथ मिलकर कोई बड़ा गेम खेल रही है। बहुत ही शातिर लोग हैं सर, क्या करें? उठा ले। अगर ये लोग इतने ही शातिर हैं तो हो सकता है ये हमें फिर से चकमा देने की कोशिश करें। इन पे कड़ी नजर रखो। सर, शेर की एक आदत मुझे बहुत पसंद है कि मारने से पहले अपने शिकार के साथ वो खेलता बहुत है। तो तुम भी खेलना चाहते हो? ठीक है, खेलो, लेकिन अपनी हद में रह के। सर। राजे, अब स्टॉकिंग होगी तो एक अच्छे पर्पस के लिए। मतलब ये कि प्राची कपूर डरेगी तो गलतियां होंगी और उसके पत्ते खुलेंगे, फिर उसके दोस्त उसे बचाने बाहर निकलेंगे और फिर चल देखते हैं। मस्त बना। और लेकर आई, रुको। अरे मीनाक्षी, पेट बाहर आ रहा है, बस करना, एक गिलास पानी दे। अभी लेकर आई। सर। ओके सर। हाँ ठीक है सर। आजा सर, क्यों नहीं लवकर? ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, मैं आ रहा हूँ। मीनाक्षी लवकर। नाश्ता तो कर लो, हमेशा कहीं में रहते हो आप। मैंने कर लिया तो कर ले। ये तो शाम को जल्दी आना खाने के लिए। हो। सर। बोटा के, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या हुआ सर? तुम इन्हें स्टॉक कर रहे हो, इनका जीना मुश्किल कर दिया। एक पुलिस ऑफिसर होकर तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? सर, मैंने कुछ नहीं किया है। एक्चुअली सर, ये औरत झूठ बोल रही है। ये औरत पागल है। इसका हस्बैंड पहले से मर चुका है, बट इसे लगता है कि अभी तक वो जिंदा है और विदेश में है, जबकि सच ये है कि वो विदेश गया ही नहीं है। और अगर विदेश में है तो ट्रेस क्यों नहीं हो रहा है? पूछिए इनसे। सर, मेरे को लगता है इसका हस्बैंड इसके साथ कोई गेम खेल रहा है, या तो ये दोनों मिलके हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। सर, पहले मेरे पति ने मेरी जिंदगी का मजाक बनाया और अब ये बना रहे। पता नहीं ये मुझसे क्या चाहते हैं सर। बोटा के सर, यू आर सस्पेंडेड। क्यों भोटक के परेशान कर रहा था प्राची को? आखिर प्राची का सच क्या था? यह राज खुलेगा कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में, जो आपको अचंभित कर देगा, आपके भरोसे की बुनियाद को हिला देगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।